नमस्कार, InKhabarLive.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दया सागर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर मनोज जोशी जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ खेलों के 9वें दिन की, जहां दिन की शुरुआत दोहरी सफलता के साथ हुई। अंजुम मोदगिल और तेजस्विनी सावंत ने क्रमशः हमें रजत और स्वर्ण पदक दिलाया, लेकिन दिन की शुरुआत फिर निराशाजनक हो गई अंत में आते आते, जब हॉकी में भारत को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सर, कैसे देखते हैं आप पूरे दिन को? देखिए, शूटिंग में तो बल्ले बल्ले हो गई। गोल्ड कोस्ट बिल्कुल गोल्ड की खान साबित हुआ भारतीय खिलाड़ियों के लिए, खासकर शूटिंग में और कुश्ती में। लेकिन हॉकी में निराशा और टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन, यही कहूंगा मैं पहले इस दिन के बारे में। हॉकी में सर 9 पेनल्टी कॉर्नर आज भी मिस किए, तो क्या लगता है सर रमनदीप और सरदार सिंह की कमी खली हमें? देखिए, ये बात आपका बड़ा जायज सवाल है, क्योंकि हमारे जो जूनियर लेवल के जितने खिलाड़ी आए हैं वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं इस बार। और जहां तक मैं कहूंगा कि जो मूलभूत कमियां हैं उनकी वो भी उजागर हुई हैं। जैसे गेंद को ट्रैप करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। आकाशदीप को पीछे खिलाना पड़ रहा है। तो जो आपके जूनियर खिलाड़ी जो हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, सीनियर्स खिलाड़ियों के साथ आकर उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये अभी ओलंपिक आने में वक्त है, लेकिन एशियाई खेलों तक बदस्तूर ये कमियां आपकी जारी रहेंगी। और ये दिक्कतें जो आपको सेमीफाइनल में देखने को मिली हैं, ये आपको एशियाई खेलों में भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बहुत कुछ चुनौतीपूर्ण हुआ, क्योंकि कोच नया है, सब कुछ नया है, बदले बदले प्लेयर हैं, बदली बदली फिजा है। लेकिन अब आपको परफॉर्मेंस में अपना सुधार करने की जरूरत है। सर, एक शूटर अनीस भानवाला अभी 15 साल के हैं, हाई स्कूल की परीक्षा मिस करके गए। उनके लिए CBSE अलग से परीक्षा करवाएगी कॉमनवेल्थ खेलों के बाद। सर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सर, सबसे युवा भारत के लिए युवा पदक जीतने वाले बने, खिलाड़ी बने, एथलीट बने। सर, उनके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, अनीश जो है, मैं जितने कहूंगा कि आपने कहा कि वो परीक्षा छोड़कर गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो बच्चा जो है बड़ी परीक्षा पास कर गया। 85 से 90% वाला बच्चा है। वो 95% से ऊपर नंबर लाया करता था। उसके पेरेंट्स ने बताया कि 85% जब उसने शूटिंग को अपनाया तो फिर वो उसके 85% नंबर आने लगे। बहुत टैलेंटेड है, करनाल में रहता है, पेंटाथलन का प्लेयर रहा है, जिसमें 5 इवेंट्स होती हैं। उसमें जो छर्रे वाली जो पिस्टल होती है, उससे वो प्रभावित होकर शूटिंग की फील्ड में आया है। और मजे की बात है कि उसमें शूटिंग में आते ही उसने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद फिर उसने लगातार प्रैक्टिस की। जसपाल राणा के अंडर, जो भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जसपाल राणा स्टार खिलाड़ी हैं, और करणी सिंह रेंज में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली आए, करनाल से दिल्ली आए। उनका परिवार, उसकी बहन मुस्कान, वो खुद राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी निशानेबाज है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चों को और एंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। और सर, सबसे युवा स्वर्ण पदक जीतने वाला, कितना बड़ा गौरव है उनके लिए, इतिहास है सर। उनके लिए भी, पूरे देश के लिए भी। क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि हरियाणा में जहाँ से मनु भाकर आई हैं, जहाँ से संजीव राजपूत भाग ले रहे हैं, जहाँ से अनीश आए हैं, तो हरियाणा ने अपनी ये छवि साबित कर दी है कि वो सिर्फ पावर गेम में ही नहीं जाना जाता, वो शूटिंग जैसे खेल में भी काफी सिद्धस्त है। और उसके जो बढ़ते कदम है, हरियाणा के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। आज कुश्ती में भी लगातार दूसरा दिन काफी अच्छा गया। 1 स्वर्ण पदक आया, लेकिन उसके अलावा भी 4 और पदक आए, 2 रजत, 2 कांस्य। बजरंग पुनिया ने आसानी से हरा दिया अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन पूजा ढांडा ने कहीं ना कहीं निराश किया। ओडुनायो से मुकाबला टफ होना था, लेकिन रजत पदक उनसे उम्मीद थी ऐसी। आप शायद निराश किया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप प्रो रेसलिंग लीग में उनके प्रदर्शन को देख चुके हैं। पूजा ढांडा उतना बड़ा नाम नहीं था कुछ समय पहले तक, क्योंकि प्रो रेसलिंग लीग में आई तब वहां उन्होंने हेलन मोरेलिस, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, उनको 1 बार नहीं 2 बार हराया। वर्ल्ड नंबर 2 ओडुनायो को पराजित किया। मारवा अमरी, जो वर्ल्ड नंबर 2 थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट थी, उनको पराजित किया। लेकिन यहाँ पर उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हम सोच रहे थे कि बार बार जो है वो ओडुनायो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका में रह के आई हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। उनको तो उन्होंने एक इंटरव्यू में तो पीछे ये भी कह दिया कि उनको तो सपने में भी अब पूजा ढांडा ही दिखाई देती हैं। तो वो बदले के लिए पूरी तरह से उतारू थी, तो वही उन्होंने कर भी दिखाया, और बिल्कुल टिकने ही नहीं दिया उन्होंने पूजा ढांडा को। तो मैं ये नहीं कहूँगा ऑफ कलर रहा, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। फाइनल में पहुंची हैं वो, और हर बार आप उलटफेर की उम्मीद नहीं कर सकते। और बजरंग पुनिया के बारे में? देखिए, वो एक चैंपियन खिलाड़ी है। पिछले 2 साल में अगर आप मुझे पूछें कि
कैसा प्रदर्शन रहा है बजरंग पूनिया का, तो मैं कहूंगा कि वो भारत के नंबर 1 पहलवान है इस समय। सुशील को मैं थोड़ा अपवाद स्वरूप लूंगा क्योंकि वो तो ऑल टाइम ग्रेट हैं ही, क्योंकि उन्होंने तो ये कहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले वो अकेले भारतीय हो गए हैं। ओलंपिक के अंदर वो 2 पदक जीतने वाले अकेले भारतीय हैं, अकेले वर्ल्ड चैंपियन है देश के कुश्ती के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम 2 साल के प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपको बजरंग पूनिया, चाहे वो नई दिल्ली में पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना हो, इस साल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतना हो, चाहे उनका एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना हो, वर्ल्ड अंडर 23 में सिल्वर मेडल जीतना हो, वो एक भरोसे के खिलाड़ी हैं। और यहां पर उन्होंने जितने मुकाबले लड़े हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, सभी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीते हैं। तो टेक्निकल सुपीरियरिटी का मतलब ये होता है कि जहां 10 अंकों का फासला हो जाता है 2 पहलवानों के बीच में, वही मुकाबले को छुड़वा दिया जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने सारी कुश्तियां जीती हैं, निर्विवाद रूप से चैंपियन है। और बस उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनको तो सैल्यूट ही कर सकता हूँ मैं। और सर, कुश्ती के अलावा, शूटिंग के अलावा आज बॉक्सिंग में मिला जुला दिन रहा कह सकते हैं। नमन तंवर जिनका बारे में हम बात एक बार और कर चुके थे, उनकी टेक्निक के बारे में, वो गार्ड ही नहीं लेते हैं। आज सेमीफाइनल मुकाबला था, उनके सामने एक अनुभवी खिलाड़ी थे और वहां पे वो फिसल गए जैसा कि उम्मीद भी की जा रही थी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जैसन थे उनके खिलाफ, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ उन्होंने हमले बोले, उसका कोई जवाब नहीं था नमन के पास, क्योंकि नमन बहुत उभरते हुए मुक्केबाज हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बाकी जो हमारे जो हल्के वेट वाले जो मुक्केबाज हैं, नीचे के 3 वेट कैटेगरीज के, उन्होंने प्रभावित किया, चाहे वो अमित हों या ऊपर की वेट कैटेगरीज में विजेंद्र कभी भाग लिया करते थे 75 किलोग्राम वजन में, उसमें विकास कृष्ण ने भाग लिया। तो विकास कृष्ण ने अपना मुकाबला बहुत सहजता के साथ जीता। और मनोज कुमार का हारना एक बहुत बड़ा उलटफेर मैं कहूँगा, क्योंकि वो पूर्व चैंपियन रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी बॉक्सिंग की मिश्रित सफलता नहीं, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा सफलताओं वाला दिन रहा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मुक्केबाज जीते हैं। कुछ एक चंद मुक्केबाज मिडिल वेट के कुछ हारे हैं, लेकिन ये उनके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। और आने वाले समय में मैं कहूँगा कि एशियाई खेलों में भी आपको कई पदक मिलेंगे, वहाँ आपको कोरियाई मुक्केबाजों से आपका कड़ा मुकाबला होने वाला है। टेबल टेनिस में भी दिन मिला जुला रहा। फाइनल में पहुंचे हमारे खिलाड़ी, फिर फाइनल में हार गए। लग रहा था कि पुरुष युगल में ऑल इंडिया फाइनल होगा, लेकिन जो साथियान और हरमीत की जोड़ी थी वो नहीं जीत पाई। लेकिन अचंत शरद कमल की जो जोड़ी है वो बड़ी सार्थक रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। और महिलाओं में मणिका बत्रा, मैं कहूँगा इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर खोज कहें तो उनमें से वो एक हैं, क्योंकि उन्होंने जब टीम मुकाबला हुआ था तो मुझे याद है कि तब वर्ल्ड नंबर 4 प्लेयर को हराकर सनसनी फैला दी थी। तो बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन रहा है और कई आपको ऐसे अमूल्य हीरे मिले हैं, चाहे वो अपने महिला हॉकी टीम को आपने देखा होगा ओलंपिक चैंपियन को हराते हुए, और अनस को आपने देखा एथलेटिक्स के अंदर, जिन्होंने 400 मीटर में मिल्खा सिंह ने जो 1958 में जो कामयाबी हासिल की थी, उस रिकॉर्ड को तो तोड़ा है उन्होंने। उसके अलावा इतने वर्षों में 1958 के बाद पहली बार कोई भारतीय 400 पुरुषों की 400 मीटर की स्पर्धा के फाइनल में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ये आपको और कॉमनवेल्थ गेम में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ लिहाज से जितने मैंने उदाहरण दिए, ये कॉमनवेल्थ गेम अविस्मरणीय है, हमेशा यादगार रहेगा। कल के मुकाबलों के बारे में, कल कहाँ से पदकों की उम्मीद रहेगी? देखिए, कुश्ती के अंदर साक्षी मलिक आपको कल मुकाबला करती हुई दिखाई देंगी, विनेश मुकाबला लड़ती हुई दिखाई देंगी, सोमवीर होंगे और सुमित होंगे। सोमवीर 86 किलो में अपनी चुनौती रखेंगे और सुमित 125 किलोग्राम सुपर हैवीवेट वर्ग में अपनी चुनौती रखेंगे, जो पिछली एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी नई दिल्ली में उसके रजत पदक विजेता हैं। तो वहां हम पदकों की उम्मीद कर सकते हैं। मैरी कॉम उतरेंगी, मैरी कॉम से स्वर्ण पदक की हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। 39 वर्ष की हैं और जो उनका जज्बा है उसको पूरा देश सलाम करता है और एक टकटकी लगाकर हर कोई देख रहा है। बेशक और भी कई फाइनलिस्ट हैं हमारे बॉक्सिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैरी कॉम मुख्य आकर्षण रहने वाली है इन कुश्ती के जो पहलवानों के अलावा मुक्केबाजी में। बैडमिंटन को हम भूल रहे हैं शायद। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बैडमिंटन में अब पीवी सिंधु का नाम ना हो, किदाम्बी श्रीकांत जो कि अब वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं, उनका नाम ना हो। ऑल इंडिया फाइनल की उम्मीद करें, दोनों महिला एकल और पुरुष एकल? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ चुनौती है वो मलेशिया तक सीमित है यहाँ पर, और मलेशिया के खिलाड़ियों ने कुछ एक उसमें हमें चुनौती दी है। लेकिन कुल मिलाकर जो है, जो जैसा कंपटीशन है उसको देखते हुए ऑल इंडिया अफेयर्स अगर बनता है तो मैं कहूँगा भारत के लिए बहुत अच्छा इसका अंत होगा, अच्छा समापन होगा इन खेलों का।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर मनोज जोशी जी, जो बता रहे थे कि 9वें दिन का भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा और 10वें दिन से भी उनको काफ़ी कम से कम मैरी कॉम से और बैडमिंटन खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। धन्यवाद।